लॉ यानी कि कानून। सबसे पहले कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम 2013 भौरी देवी नामक महिला के साथ निर्माण दौरान यौन उत्पीड़न घटना हुई। इस संबंध में विशाखावाणी एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई। एक सुदृढ़ कानून की आवश्यकता, लेकिन अनुपस्थिति में इस प्रकार कानूनों सुनवाई के लिए इस महिला को संरक्षण देते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश जारी किए गए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सुरक्षा अधिनियम बनाया गया 2013 में। इन निर्देशों के आधार पर प्रारंभिक 1 से 3, आंतरिक शिकायत समिति 4, स्थानीय शिकायत समिति 5 से 8, शिकायत 9 से 11, शिकायत जांच धारा 12 से 18। नियुक्त कर्तव्य धारा 19, जिला अधिकारी कर्तव्य 20 और विविध 21 से 30। 17 में प्रारंभ धारा 1 में, 2 में परिभाषा, 3 में यौन उत्पीड़न रोकथाम, 4 में आंतरिक शिकायत समिति, 5 में जिला अधिकारी की सूचना, 6 और 7 में स्थानीय शिकायत समिति, 8 ग्रांट और अंकेक्षण, 9 शिकायत, 10 समझौता, 11 जांच, 12 सुनवाई के दौरान राहत, 15 क्षतिपूर्ति, 18 अपील, 19 नियुक्त कर्तव्य, 20 जिला शिक्षा अधिकारी कर्तव्य, 26 जुर्माना। उत्पीड़ित महिला धारा संख्या 2, ऐसी महिला जिसके साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न घटना हुई। उत्पीड़ित महिला का या गर्म सफाई करने वाली महिला के साथ वहाँ उत्पीड़न होता है, इसे भी कानून संरक्षण प्राप्त कर्मचारी धारा संख्या 2। कर्मचारी निम्नलिखित स्थायी कर्मचारी, संविदाकर्मी, पार्ट टाइम, प्रोबेशनर, प्रशिक्षु, दैनिक मजदूरी वाले। नियोक्ता का मतलब है सरकारी विभाग में कार्यालय अध्यक्ष, निजी कार्यालय में संबंध में उस कार्यालय के इंचार्ज और घरेलू कार्यों के संबंध नौकरी पर रखने वाले व्यक्ति। यौन उत्पीड़न में शामिल है शारीरिक स्पर्श, यौन अनुग्रह, माम, अश्लील टिप्पणी, यौन उत्पीड़न मौखिक एवं सांकेतिक व्यवहार की धारा 3 में। यौन उत्पीड़न की रोकथाम, कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। अन्य बातों के साथ निम्न यौन उत्पीड़न में शामिल है वर्तमान रोजगार के समक्ष लाभ पहुंचाने, वादे करना या हानि पहुंचाने, धमकी देना, भावी रोजगार संबंध सकारात्मक नकारात्मक वादा या धमकी, कार्यस्थल पर शत्रुतापूर्ण वातावरण उत्पन्न करना, ऐसा व्यवहार जिससे महिला का अपमान होता हो या उसकी सुरक्षा को खतरा होता हो। आंतरिक शिकायत समिति, यदि किसी कार्यस्थल पर 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है और आईसीसी गठन अनिवार्य है। समिति का गठन नियुक्त द्वारा किया जाता है। नियुक्त द्वारा वरिष्ठ महिला अधिकारी को पीठासीन अधिकारी घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त 3 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। सदस्यों में से एक सदस्य किसी एनजीओ से होता है, शेष 2 कर्मचारी हो सकते हैं। समिति महिलाओं को बहुमत होना आवश्यक है। स्थानीय शिकायत समिति एलसीसी, जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय शिकायत समिति गठन किया जाता है। समिति में एक अध्यक्ष, 3 सदस्य होते हैं। उस क्षेत्र में महिला अधिकारियों के लिए कार्य करने वाले प्रतिष्ठित महिला समिति का अध्यक्ष और एक एनजीओ से होना जरूरी है। एक सदस्य स्थानीय महिला कर्मचारी में नियुक्त किया जाना चाहिए। समिति महिलाओं को बहुमत होना आवश्यक है। समिति में SC ST समुदाय प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जा सकता है। कार्यस्थल धारा संख्या 2, कार्यस्थल में ऑफिस, गोदाम, फैक्ट्री अन्य संबंधित स्थल है। यदि भी कार्य के संबंध में महिला को अन्य स्थान पर भेजा जाता है तो उस समय स्थान को भी कार्यस्थल कहा जाता है। डॉक्टर, नर्स के लिए अस्पताल, महिला खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम, जिम, घरों, बॉक्स काम करने वाले घर कर्मचारी द्वारा शिकायत आईसीसी में की जाती है, लेकिन निम्न परिस्थिति में शिकायत एलसीसी की जा सकती है। नियुक्त द्वारा आईसीसी गठन न हो, शिकायत नियुक्त के विरोध 2 घरों करने वाले महिलाएं, काम करने वाले। शिकायत पीड़ित द्वारा लिखित शिकायत किया जाना आवश्यक है। अंतिम घटना के निवेदन के अंदर शिकायत किया जाना आवश्यक। शिकायत में आरोपी के नाम, घटना का दिन, समय और ब्यौरा आना आवश्यक है। समझौता, जांच प्रारंभ होने से पूर्व महिला का आग्रह पर समझौता किया जा सकता है, लेकिन इसका आधार आर्थिक नहीं हो सकता। समझौता होने पर एक रिपोर्ट नियुक्ता एवं जिलाधिकारी भेज दी जाती है। शिकायत की जांच और सुनवाई, समझौता न होने पर जांच प्रारंभ होती है। दोनों पक्षों को सुनवाई मौका देते। सुनवाई के दौरान समिति सिविल न्यायालय के दौरान समान शक्तियाँ प्राप्त होती है। समिति को 90 दिन में जांच पूरी करनी होती है। सुनवाई के दौरान एक्शन, समिति निम्न अनुशंसा करती है। पीड़ित को 90 दिन का अवकाश, अन्य स्थान पर ट्रांसफर, आरोपी का अन्य स्थान पर ट्रांसफर, महिला को मानसिक भावना क्षतिपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति दे दी जा सकती है। इसकी वसूली अपराधी से की जा सकती है। नियोक्ता कर्तव्य धारा संख्या 19, महिलाओं को सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना, आईसीसी गठन, जागरूकता हेतु कार्यशालाएं आयोजित करवाना, उत्पीड़ित महिला कानून कार्रवाई करने हेतु यथासंभव सहायता देना, कार्यस्थल पर जागरूकपूर्ण संदेश देना। जुर्माना, यदि नियुक्त अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल तो 50,000 रुपये की जुर्माना, दोबारा गलती करने पर 1 लाख रुपये की जुर्माना या लाइसेंस रद्द करने कार्रवाई। सी बॉक्स, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत ऑनलाइन करने का माध्यम है। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण 2005, पुरुष प्रदान के कारण प्रारंभिक दौर घरेलू हिंसा सामाजिक स्वीकार्य प्रवृत्ति, लेकिन इसे कालांतर अपराध के रूप में देखा गया। 2005 पारित 26 अक्टूबर 2007 को लगी। इस कानून में 5 अध्याय 37 धाराएं हैं। प्रारंभिक 1 से 2 घरेलू हिंसा, 3 संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदान, 4 से 11 राहत प्रदान करने की प्रक्रिया, 12 से गुणती विविध, 30 से 37। 3 में घरेलू हिंसा, 5 में सेवा प्रदाता मजिस्ट्रेट आदि के कर्तव्य, 10 में सेवा प्रदाता, 29 में अपील। उत्पीड़ित महिला, ऐसी महिला जो आरोपी के साथ घरेलू संबंध में हो एवं आरोपी द्वारा हिंसक शिकार हुई। घरेलू संबंध में 2 या 2 से व्यक्ति एक शादी गृहस्थी में एक स्थान पर एक घर में रहते हैं और उनका संबंध घरेलू संबंध कहलाता है। भाई बहन, दत्तक पुत्र पुत्री, बिना साथ में। शारीरिक उत्पीड़न, मारना, पीड़ना, अंगों को क्षति पहुंचाना। यौन उत्पीड़न, इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना। आर्थिक उत्पीड़न, परिवार की स्थिति रीति रिवाज के अनुसार जन सुविधाओं को अन्य सदस्यों को करें उससे वंचित रखना। मौखिक उत्पीड़न, दहेज न लाना, पुत्र संतान न होने, बच्चे न होने या अन्य किसी विषय में मौखिक उत्पीड़न करना। संरक्षण अधिकारी, सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक या अधिक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। वह महिला को चिकित्सा, आश्रय एवं कानून सहायता उपलब्ध कराता है। वह महिला को उसके अधिकारों प्रति जागरूक करता है। सेवा प्रदाता धारा 10 में समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन या कंपनी के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी जिसका उद्देश्य किसी विधिपूर्ण साधन से महिलाओं को अधिकारों और हितों का संरक्षण प्रदान करना है।
प्रावधान महिला द्वारा स्वामी आने किसी व्यक्ति से शिकायत की जा सकती है। हिंसा की जानकारी रखने वाला अन्य व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा 3 दिन में पहले सुनवाई आयोजित की जाएगी। सामान्य केस का निपटारा 60 दिन में किया जाता है। सुनवाई की रिकॉर्डिंग की जा सकती है। मजिस्ट्रेट निम्न आदेश पारित कर सकता है। संरक्षण आदेश भविष्य में हिंसा की सभी गतिविधि पर रोक, आरोपी द्वारा महिला संपर्क करने पर रोक, कार्यस्थल पर जाने से रोक, आरोपी बैंक खाते और निस्तारण पर रोक, महिला या संबंधियों को धमकाने पर रोक, निवास का आदेश, साझी गृहस्थी में महिला का अधिकार है, इस अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। आरोपी उसके परिवार को घर से उस भाग में से जाने से रोका जा सकता है जहाँ महिला रहती हो। अभिरक्षण आदेश, महिला की याचिका पर बच्चों की कस्टडी महिला को दी जा सकती है। मौद्रिक राहत, महिला व बच्चों के लिए किराया भरण पोषण दिया आरोपी धनराशि वसूल की जा सकती है। क्षतिपूर्ति आदेश, मानसिक एवं भावनात्मक उत्पीड़न के विरुद्ध क्षतिपूर्ति दिलाई जा सकती है। सजा, यदि आरोपी संरक्षण आदेश का पालन नहीं करता है तो 20,000 रुपये का जुर्माना और 1 वर्ष तक कारावास सजा दी जा सकती है। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 पारित 86 में किया गया। 14 वर्ष कम आयु बच्चों को विशिष्ट जोखिम भरे कार्यों छोड़कर अन्य कार्यों करने के लिए रखने पर अनुमति का प्रावधान है। 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून पर, जिसके अंतर्गत 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा का अनिवार्य बनाया गया। उपयुक्त दोनों कानूनों प्रावधान विरुद्धाभासी हो गए, इसलिए 2016 में बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम में संशोधन किया गया। 18 वर्ष से कम आयु बच्चों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। 14 से कम है तो उनको बालक और 14 से बड़े 18 से कम है तो किशोर की श्रेणी में रखा है। बालकों कार्य करने पर पूर्ण रोक लगा दी गई, लेकिन निम्न परिस्थिति बालक कार्य कर सकता है। स्कूल बाद अपने पारिवारिक व्यवसाय में मदद कर सकता है। बच्चा कलात्मक प्रवृत्ति कार्य कर सकता है, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, डांसिंग, लेकिन सर्कस कार्य में करना प्रतिबंधित है। किशोर को कार्य पर रखा जाता है, लेकिन किशोर खतरनाक कार्य पर रखना प्रतिबंधित। प्रत्यक्ष कटाई, ईंट उद्योग, कांस उद्योग। यदि किशोर कार्य पर रखा जाता है तो सरकार द्वारा कार्य दशाओं का नियमन किया जाता है। केवल दिन की अवधि में रोजगार और टाइम नहीं करवाया जा सकता। साप्ताहिक अवकाश, स्वच्छ एवं हवादार वातावरण, अधिकतम 6 घंटे कार्य प्रतिदिन। जुर्माना, वह व्यक्ति जो बच्चे काम पर रखता है या किशोर से खतरनाक कार्य करवा 20 से 50,000 का जुर्माना, 6 महीने से 2 वर्ष तक का कारावास। यदि बच्चे काम करवाने के दोषी माता पिता को हो तो प्रथम बार बिना जुर्माने छोड़ दिया जाता है और दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है। बाल श्रम की ऑनलाइन शिकायत हेतु पेंसिल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर। बाल श्रम पुनर्वास निधि, सरकार द्वारा बच्चों कल्याण और बाल श्रम पुनर्वास निधि की स्थापना की गई। मुक्त करे गए बच्चे, प्रत्येक बच्चे या किशोर के लिए सरकार द्वारा 15,000 रुपये की धनराशि जमा कराई जाती है। इसके साथ जुर्माने राशि भी जमा करवाई जाती है। पोक्सो एक्ट 2012, 14 नवंबर 2012 लागू। 9 अध्याय 46 धाराओं में बटा हुआ शिकायत और सुनवाई प्रक्रिया के दौरान है। ये कानून लैंगिक अपराधों के संबंध में 2019 इस कानून में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। और प्रवेशन, लैंगिक हमला, शरीर के अंग या अन्य कोई वस्तु प्रविष्ट कराता है या बच्चे से स्वयं के साथ ऐसा करवाता है तो इस श्रेणी में रखा जाता है। गुरुतर प्रवेश हमला, यदि अपराध निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट परिस्थिति में किया जाता है तो गुरुतर प्रवेश हमला कहता है। पुलिस द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा, शिक्षण स्थल, बाल सुधार गृह, प्राकृतिक आपदा दौरान किया अपराध, सांप्रदायिक दंगों के दौरान, सामूहिक अपराध, शस्त्रों का प्रयोग या बच्चे के रिश्तेदार द्वारा किया अपराध या एक बच्चे से बार अपराध। लैंगिक हमला, लैंगिक या यौन अपराध के उद्देश्य से बच्चों के वर्ग स्थल, निजी अंगों से छेड़छाड़ या बच्चों से स्वयं के साथ ऐसा करवाना। लैंगिक उत्पीड़न, बच्चों को अश्लील सामग्री दिखाना, अश्लील भाषा प्रयोग करना, भद्दे कमेंट, अश्लील इशारे, सांकेतिक, मौखिक अश्लील व्यवहार में बच्चे के पीछे करना। पोर्नोग्राफी, बच्चे को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री बनाना, बच्चे के निजी अंगों को प्रदर्शित करना, ऐसी सामग्री भंडारण और वितरण करना। सुनवाई प्रक्रिया, बच्चे के साथ अपराध की सूचना सामान्य पुलिस एवं विशेष पुलिस इकाई को दी जाती है। शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा 48 घंटों में सूचना बाल कल्याण समिति को दी जाएगी। बच्चे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं, उसके घर या पसंदीदा स्थान पर बच्चे पूछताछ महिला ऐसा ही ऊपर की रैंक अधिकारी द्वारा की जाएगी। पूछताछ के दौरान अधिकारी सामान्य नागरिक वेशभूषा में रहेंगे। जांच के प्रति सुरक्षा को दी जाएगी। सरकार द्वारा विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी। न्यायालय में सुनवाई के लिए बच्चे को बार नहीं बुलाया जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया दौरान किसी भी समय बच्चे की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। यदि मीडिया कर्मी उजागर करता है तो संपादक को 6 माह का कारावास दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को बच्चे के साथ हुए अपराध की जानकारी हो और वह इसकी सूचना न दे तो 6 महीने की जेल सजा दी जा सकती है। यदि वह अपराध स्कूल या आश्रय स्थल संचालक द्वारा किया तो 1 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। भाग संख्या 3, प्रवेशन, लैंगिक हमला, 4 उपरोक्त सजा, 5 गुरुतर समेत सजा। प्रवेशन के न्यूनतम 10 वर्ष, आजीवन कारावास, अधिकतम यदि बच्चे की उम्र 16 वर्ष से कम हो तो और न्यूनतम 20 वर्ष और आजीवन कारावास मृत्यु तक। और गुरुतर में न्यूनतम 20 वर्ष और आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक। 7 में लैंगिक हमला, 8 में 3 से 5 साल की सजा। 9 में गुरुतर लैंगिक हमला, 10 में उपरोक्त सजा न्यूनतम 5 से 7 वर्ष। 11 में यौन उत्पीड़न, 12 में उपरोक्त सजा 3 वर्ष तक कारावास। 13 में पोर्नोग्राफी के उद्देश्यों के लिए बच्चों का प्रयोग, 14 में उपरोक्त सजा न्यूनतम 5, दोबारा करने पर 7 वर्ष। 15 में अश्लील सामग्री भंडारण प्रसार के लिए सामग्री व्यवसाय के उद्देश्य के लिए तो 5,000 रुपये न्यूनतम जुर्माना, 3 वर्ष तक कारावास, 3 से 5 वर्ष जेल। उपरोक्त सभी अपराधों में कारावास के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है। सामूहिक अपराध में शामिल सभी अपराधियों को एक समान सजा दी जाएगी। इन अपराधों के संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए पोक्सो बॉक्स की स्थापना की गई। सूचना का अधिकार, यह कानून केवल सशक्तिकरण का कानून है। इस कानून के अंतर्गत भारतीय नागरिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इस कानून के द्वारा यह प्रक्रिया प्रदान की गई कि यह कानून 12 अक्टूबर 2005 को लागू, 19 अक्टूबर को सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सूचना से अभिप्राय कोई भी अभिलेख या दस्तावेज, प्रेस विज्ञप्ति, ईमेल, कार्यपालिका कार्यालय आदेश,
परिपत्र लोग भुगतान के दौरान टिप्पणियाँ लेना, प्रतियाँ प्रमाणित प्रति लेना, सरकारी कार्य में प्रयोग की जा रही सामग्री प्रमाणित नमूने लेना आदि। यह है सूचना का अधिकार। फिर लोक प्राधिकरण ऐसी संस्था जो संसद की विशेष कानून तहत स्थापित विधानमंडल विशेष कानून अंतर्गत स्थापित संस्था है। संविधान से स्थापित संस्था है। सरकार द्वारा पूर्णतः अधिकांश स्वामीगत संस्थाएं आरटीआई के अंतर्गत लोक प्राधिकरण संबंधी सूचना मांगी जा सकती है। लोक प्राधिकरण के कर्तव्य एक स्वयं के स्तर पर अधिकतम सूचना जनता को पूर्व में ही देना, जिससे सूचना के अधिकार प्रयोग की आवश्यकता न्यूनतम हो। समस्त सूचना इस प्रकार व्यवस्थित रखना की आवश्यकता पड़ने पर सूचना तुरंत दी जा सके। आवेदन की प्रक्रिया आरटीआई के अंतर्गत आवेदन लिखित होना आवश्यक है। यदि आवेदन लिखित नहीं दे सकता है तो सूचना अधिकारी मौखिक आवेदन करना होता है। सूचना अधिकारी आवेदन लिखने की व्यवस्था करता है। आवेदन के लिए 10 रुपये फीस देनी होती है। बीपीएल परिवार में नहीं। सूचना मांगने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। आवेदन में निजी जानकारी नहीं मांगी जा सकती। सूचना निःशुल्क दी जाती है, लेकिन स्टेशनरी की लागत वसूली जा सकती है। आरटीआई आवेदन का निपटारा, सूचना देना, आवेदन रद्द करना, आवेदन हस्तांतरित करना। यदि आवेदन रद्द किया जाता है तो आवेदक को इस संबंध में लिखित सूचना देनी होती है। आवेदन रद्द होने का कारण बताना आवश्यक है। इसके विरुद्ध अपील कर सकता है, अतः अपील अधिकारी नाम, अपील के समय बताना आवश्यक है। यदि आवेदन मांगी गई सूचना प्राप्तकर्ता संबंधित न हो और उसे 5 दिन के अंदर आवेदन संबंधित विभाग को ट्रांसफर करना पड़ता है और इस संबंध में आवेदक को लिखित सूचना देना आवश्यक है। सूचना देने के समय 30 दिन में दी जाती है, लेकिन यदि सूचना किसी जीवन से संबंधित हो तो 48 घंटे में सूचना दी जाती है। यदि आवेदन 30 रुपये से संबंधित तो 40 दिन का समय दिया जाता है। यदि आवेदन हस्तांतरित होकर आया तो 35 दिन का समय दिया जाता है। तीसरा पक्षकार, यदि नागरिकों अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति संस्था द्वारा सूचना मांगी जाए तो तृतीय पक्षकार कहते हैं। यदि लोक प्राधिकरण किसी अन्य व्यक्ति संस्थान की सूचना मांगी जाए तो वह व्यक्ति संस्थान भी तृतीय पक्षकार कहलाते हैं। निम्न सूचना नहीं मांगी जा सकती। भारतीय एकता अखंडता को प्रभावित करने वाली, कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित, न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई, विदेश सरकारों को विश्वास के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं, संसद या विधानमंडल विशेष अधिकार हनन करने वाली, कैबिनेट के दस्तावेज, कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली, कार्यालय गोपनीयता में शामिल सूचनाएं, व्यावसायिक संस्थाओं प्रतिस्पर्धा प्रभावित करने वाली सूचनाएं, सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी, आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। अपील निम्न कारणों से की जाती है। सूचना न देना, विलंबित सूचना, भ्रामक सूचना, बिना उचित कारण के आवेदन रद्द करना। सूचना अधिकारी के विरुद्ध 30 दिन में अपील अधिकारी को शिकायत की जा सकती है। अपील अधिकारी के विरुद्ध 90 दिन में राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग से शिकायत की जा सकती है। इस कानून संबंधित मामले न्यायालय द्वारा नहीं सुने जाते, अर्थात आयोग का निर्णय अंतिम होता है। जुर्माना 250 रुपये प्रतिदिन के दर से जुर्माना वसूला जाता है। अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपये हो सकता है। बौद्धिक संपदा अधिकार IPR मानव बुद्धि द्वारा सृजित ऐसी संपदा जिनका भौतिक अस्तित्व न उनका व्यवसायिक उपयोगी संभव है। बौद्धिक संपदा कहलाती है जैसे ट्रेड, डिजाइन, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड ड्रेस, भौगोलिक संकेतक, नए पौधों किसमें IC के डिजाइन। बौद्धिक संपदा अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति होते हैं क्योंकि ये एक व्यक्ति को एक अधिकार प्रदान करते हैं तथा उस व्यक्ति का अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को उन अधिकारों के प्रयोग से रोकते हैं। WTO, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना होता है और WTO व्यापार संबंधी सभी गतिविधियों को बढ़ाने का कार्य करता है। उनमें से एक है बौद्धिक संपदा। WTO के अंतर्गत नामक और ट्रेड टू रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नामक समझौते द्वारा इन अधिकारों संरक्षण संवर्धन कार्य किया जाता है। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने इसका गठन 1967 में एक संधि द्वारा किया। 1970 में लागू संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ संस्था में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षण और संवर्धन प्रदान करना। पेटेंट एक अधिकार है, एक विशेष अधिकार है जो नए आविष्कार के लिए आविष्कारों को दिया जाता है। इस अधिकार के अंतर्गत अन्य कोई भी व्यक्ति आविष्कार की अनुमति बिना इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता। भारत में पेटेंट के संरक्षण के लिए पेटेंट संरक्षण एक्ट 1970 बना है। भारत में 2 प्रकार पेटेंट उत्पाद और प्रक्रिया। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, यदि पेटेंट धारक पेटेंट की अवधि समाप्त होने से पूर्व उसमें आंशिक परिवर्तन करके उसे नए आविष्कार के रूप प्रस्तुत करता है तो पुनः पेटेंट देने का प्रयास करता है तो इसे एवरग्रीनिंग कहा जाता है। यदि पेटेंट अधिकारी के अनुसार कोई नए आविष्कार सम्मिलित नहीं है तो पेटेंट देने से मना कर सकता है। अनिवार्य लाइसेंस, यदि पेटेंट दिए हुए 3 वर्ष हो चुके और बाजार मांग तुलना में आपूर्ति कम हो जाती है और जनता से अनुचित मूल्य वसूला जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा पेटेंट धारी से अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है। वास्तविक पेटेंट धारक को क्षतिपूर्ति दी जाती है जिसकी राज्य पेटेंट अधिकारी निर्धारित करता है। ये प्रावधान आपातकाल में भी लागू किए जा सकते हैं। कॉपीराइट भी एक ऐसा अधिकार जो कलाकारों को उनके वास्तविक रचना के लिए दिया जाता है। साहित्य कार्य, कलात्मक कार्य, संगीत, फिल्म आदि। कॉपीराइट रचनाकार को पूरे जीवन के लिए दिया जाता है और मृत्यु के बाद भी ये 60 वर्ष तक वैध रहता है। भारत में इस संबंध कॉपीराइट अधिनियम 1957 लागू। कॉपीलेफ्ट, यदि रचनाकार जन कल्याण उद्देश्य कॉपीराइट छोड़ देता है रचनाओं कॉपीलेफ्ट कहा जाता है। कॉपीलेफ्ट रचनाओं बनी रचनाओं पर किसी अन्य व्यक्ति को कॉपीराइट नहीं दिया जाता है। पारंपरिक ज्ञान लाइब्रेरी, सरकार द्वारा भारत के पारंपरिक ज्ञान का एक डेटाबेस तैयार किया गया। यदि कोई व्यक्ति डेटाबेस से संबंधित विषय पर बौद्धिक संपदा अधिकार मांगते हैं तो उसे अधिकार नहीं दिया जाता। भौगोलिक संकेत एक विशेष पहचान है जो किसी उत्पाद को दी जाती है। यदि उत्पाद की गुणवत्ता उस भौगोलिक क्षेत्र की परिस्थितियों के कारण ही जहाँ उत्पादन किया जाता है तो उस क्षेत्र का नाम उस उत्पाद के साथ जोड़ा जा सकता है। भारत में 1999 भौगोलिक संकेतक अधिनियम बनाया गया। ट्रेडमार्क कोई ऐसा चिन्ह, प्रतीक, शब्द, चित्र, स्लोगन जो किसी अन्य उत्पाद को बाजार में अन्य उत्पादों की अलग पहचान दिलाता है। भारत में इस संबंध ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बनाया गया। ट्रेड ड्रेस, किसी उत्पाद की बाहरी पैकेजिंग या बनावट उसे विशेष पसंद देती है इसलिए उसका संरक्षण आवश्यक है। जैसे ट्रेड ड्रेस का है। भारत में ट्रेड ड्रेस का संरक्षण भी ट्रेड ड्रेस एक्ट 1999 में अंतर्गत किया जाता है। IC की डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कार्यकुशल तो उसके IC डिजाइन पर निर्भर करती है। इसलिए वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक युग में IC डिजाइन संरक्षित रखने के लिए अर्धशाला एकीकृत परिपथ अधिनियम 2000 पारित किए गए। भारत में
पौधों किस्में, यदि कोई शोधकर्ता पौधे की नई किस्म खोजता है तो उसे इसके पौधे व्यवसाय उपयोग एक अधिकार दिया जाता है। यह आविष्कार भारत में 15 वर्ष के लिए दिया जाता है। इस संबंध में किसान अधिकार और पौध विविधता संरक्षण अधिनियम 2001 बनाया गया है। ट्रेड डिजाइन, किसी उत्पाद की विशेष आकृति ट्रेड डिजाइन कहलाती है। इसके संरक्षण के लिए भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 बनाया गया है। साइबर क्राइम्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन या तकनीकी सहायता से किए गए अपराध साइबर का अपराध कहलाते। साइबर अपराध तुलनात्मक रूप से अधिक चिंता का विषय, क्योंकि यह अपराध अमेरिका से प्रारंभ हुआ लेकिन वर्तमान में यह वैश्विक मुद्दा है। भारत इन अपराधों की दृष्टि विश्व में 30 स्थान पर आता है। साइबर अपराध प्रकृति गैर स्थानीय, दुनिया किसी भी कोने से किया जा सकता है। अपराध कोई पहचान नहीं होती है, असंख्य लोगों को शिकार बनाया जा सकता है। पुलिस और राजनीतिक बाहर हो सकता है और एजेंसियां तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है। साइबर अपराध अन्य अपराधों को बढ़ाने कार्य करते हैं और अपराध का तरीका सीखा जा सकता है। असंख्य लोगों तक पहुंचना सरल है। मुख्य रूप से होने वाले अपराध साइबर क्राइम, हैकिंग, किसी कंप्यूटर सुरक्षा तोड़कर उसमें प्रवेश करना, संवेदनशील सूचनाओं को मिटा देना हैकिंग कहलाता है। अच्छे उद्देश्य की गई हैकिंग एथिकल हैकिंग कहलाती है। इस्लामी हमला अपराध छोटी छोटी राशियों में कई हिस्सों के साथ अपराध करते हैं। राशि कम होने के कारण ये अपराध संज्ञान में नहीं आते, जैसे एक रुपये खातों से निकाल लेना। फिशिंग, इसमें अपराध लोगों को ललचाने वाले संदेश या ईमेल भेजते हैं जिसके द्वारा आर्थिक लाभ, लालच या आर्थिक हानि का भय दिखाया जाता है। संवेदनशील सूचना प्राप्त करना प्रयास किया जाता है। फिशिंग मतलब इसमें अपराध लोगों को टेलीफोन कॉल पर विश्वास का दुरुपयोग करते हैं और संवेदनशील सूचना प्राप्त करके उनका दुरुपयोग करते हैं, जैसे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की कहा जाता है। साइबर स्क्वाटिंग, इसमें किसी प्रसिद्ध संस्था के नाम से वेबसाइट को डोमेन नाम खरीद दिया जाता है और बाद में उस संस्थानों का नाम उसी कीमत पर की बेचा जाता है। बोट नेटवर्क, इस विधि में अपराधी टारगेट कंप्यूटर को ग्रिड कंप्यूटिंग की सहायता से बोट नेटवर्क से जोड़ देता है। इस नेटवर्क में असंख्य साइबर अपराधी जुड़े होते हैं जो गलत उद्देश्य से कंप्यूटर का दुरुपयोग कर सकते हैं। स्पूफिंग, अपराधी द्वारा सॉफ्टवेयर का प्रयोग अपनी वास्तविक पहचान छुपाई जाती है और अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की पहचान दिखाई जाती है, जिससे वास्तविक अपराधी पकड़ना कठिन हो जाता है। वेबसाइट डिफेसमेंट, यदि अपराधी वेबसाइट के सर्वर पर पहुंचकर उसकी जानकारी बदल देता है तो उसे वेब डिफेसमेंट कहते हैं। साइबर मानहानि, साइबर धमकी या सेवा से मनाही या अवरोध, यदि एक व्यक्ति को उसके द्वारा ली गई सेवाओं को उपभोग करने से रोका जाए तो सेवाओं में अवरोध कहा जाता है, जैसे ईमेल खाते को स्पैम से भर देना। पायरेसी, बिना वास्तविक रचनाकार की अनुमति से उसकी रचना का व्यावसायिक प्रयोग पायरेसी कहलाता है। फिल्मों की सीडी बनाकर बेचना, भारत में साइबर कानून, भारत में इंटरनेट क्रांति बहुत देर से प्रारंभ हुई, इसलिए साइबर के अपराध भी बहुत पहले से नहीं थे। 2000 सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट पारित किए गए जिससे साइबर अपराधों को परिभाषित किया गया और सजाओं को प्रावधान किए गए। आईटी एक्ट के उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज कानून मान्यता देना, डिजिटल हस्ताक्षर कानून मान्यता देना, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को मान्यता देना, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को सबूत के रूप में मान्यता देना। कानून का क्षेत्र, कानून संपूर्ण भारत पर लागू होता है। जिस द्वारा भारत में अपराध किया जाता है तब भी यह कानून लागू होता है। इस कानून पहली बार साइबर अपराध को पूर्ण परिभाषित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक सूचना की चोरी, डिजिटल हस्ताक्षर दुरुपयोग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चुराना, चोरी किए गए उपकरणों को खरीदना, मुख्य अपराध एवं सजाएं। 65 में स्रोत दस्तावेज में छेड़छाड़, 66 में हैकिंग 3 साल की जेल 5 लाख तक जुर्माना, 66A में आपत्तिजनक भ्रामक सूचना फैलाना 3 साल तक कारावास, 66B में चोरी का कंप्यूटर खरीदना, 66C अन्य व्यक्ति के पासवर्ड का प्रयोग करना, इन सब में 3 साल का कारावास और 1 लाख जुर्माना है। 66CD तक कंप्यूटर का प्रयोग करके धोखाधड़ी। 66F में साइबर आतंकवाद आजीवन कारावास। 67 में असली सामग्री प्रकाशित करना 5 साल तक जेल 10 लाख रुपये तक का जुर्माना। साइबर आतंकवाद का इंटरनेट कंप्यूटर आदि की सहायता से ऐसा करते जैसे देश की जनता एकता या अखंडता का संपूर्ण खतरा हो, साइबर आतंकवाद कहलाता है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 से कानून 29 दिसंबर 2007 को लागू हुआ। मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता को हमने उनके भरण पोषण की सुरक्षा देना है। यह कानून 6 अध्याय 32 धाराओं में बंटा हुआ है, संपूर्ण भारत में लागू। बच्चा, धारा 2 में बच्चों को परिभाषा निम्नलिखित स्वयं के द्वारा जन्मी संतान है, दत्तक संतान है, उपयुक्त दोनों की संतान, लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चे की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता है। रिश्तेदार, धारा 2, ऐसा व्यक्ति जो वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति का वारिस हो या जैसे वरिष्ठ नागरिक ने भरण पोषण दे रखा हो संपत्ति की रिश्तेदार कहलाएगी, लेकिन 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति इस परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। धारा 2 में भरण पोषण, भोजन, कपड़े, चिकित्सा, आश्रय सामग्री वे भरण पोषण कहलाता है। धारा 2 में वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष से अधिक आयु ऐसे व्यक्ति जैविक जो माता पिता को अपने बच्चे से भरण पोषण मांग करते हैं। भरण पोषण की आवेदन माता पिता वरिष्ठ नागरिक स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से भरण पोषण आवेदन दे सकते हैं। ट्रिब्यूनल द्वारा स्वयं संज्ञान लिया जा सकता है। आवेदन प्राप्त होने पर ट्रिब्यूनल दोनों पक्षों की सुनवाई का मौका देता है। सामान्य निवेदन में निर्णय दे दिया जाता है। यदि बच्चे या रिश्तेदार सुनवाई में उपस्थित नहीं होते ट्रिब्यूनल द्वारा एक्स पार्टी निर्णय भी दिया जाता है। यदि ट्रिब्यूनल द्वारा भरण पोषण आदेश दिया जाता है 30 दिन में यह राशि जमा करवानी होती है। विलंब करने पर ब्याज देना होता है। यदि कोई व्यक्ति इस राशि भुगतान न करे तो जुर्माने रूप वसूल की जाती है, फिर भी भुगतान न करने पर 1 माह कारावास दिया जा सकता है। यदि संतानों या रिश्तेदारों की किसी मृत्यु हो जाए तो कोई भरण पोषण आदेश मान्य रहता है। यदि कोई व्यक्ति मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह 60 दिन में अपील ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकते हैं। सामान्य 30 दिन में इसका निस्तारण किया जाता है। 10,000 रुपये के अधिक की राशि भरण पोषण रूप निर्धारित नहीं की जा सकती। राज्य सरकार प्रत्येक जिले मेंटेनेंस अधिकारी नियुक्त करती है जो जिला समाज कल्याण अधिकारी निश्चित रैंक का नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाएंगे और उनके ऊपर अपील ट्रिब्यूनल स्थापना। अपील ट्रिब्यूनल में अधिकारी कम से कम जिला मजिस्ट्रेट के स्तर का होना चाहिए। राज्य की सरकार दायित्व, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में वृद्धावस्था गृह स्थापित करना होंगे। सभी सरकारी
वरिष्ठ नागरिकों को बेड आवंटन प्राथमिकता देनी हो, वरिष्ठ नागरिकों को गंभीर रोगों के इलाज के लिए सुविधा बढ़ाई जाए, इस कानून व्यापक प्रसार किया जाए। भरण पोषण के लिए संपत्ति का हस्तांतरण, यदि वरिष्ठ नागरिक अपने रिश्तेदार को संपत्ति हस्तांतरित कर दे जिसका उद्देश्य रिश्तेदार से भरण पोषण प्राप्त करना था और संपत्ति हस्तांतरण बाद वह रिश्तेदार भरण पोषण बंद करे तो मेंटेनेंस अधिकारी पास शिकायत कर सकता है। यदि बस या रिश्तेदार माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को छोड़ देते हैं 3 माह तक का कारावास 5,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। विधि की अवधारणा, स्वामित्व का तात्पर्य किसी वस्तु पर विशिष्ट वैधानिक अधिकार होना है। जैसे जैसे मानव घुमंतु से स्थिर जीवन की ओर बढ़ते गए स्वामित्व की अवधारणा को दिया लोग तेरा मेरा के बारे में विचार करने लगे और वस्तु पर अधिकार स्थापित करने लगे। स्वामित्व की पश्चिमी अवधारणा